आज हम लोग फिजिक्स में शुरू करते हैं सेमी कंडक्टर। आज हम इन डेप्थ जानेंगे कि आखिर में ये सेमी कंडक्टर क्या होती है। समझ में आ गया? शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी। आज से अगर हम 10 साल 15 साल 20 साल पहले पीछे लौट जाएं, समझ में आया? तो आपने देखा था होगा कि आपके घरों में जो बड़ी बड़ी टीवी थी, समझ में आया ना, उस टीवी के अंदर पे अजीबो गरीब सर्किट लगा हुआ होता था, ट्यूब जैसा सर्किट लगा हुआ होता था। समझ में आ गया कि आप उसको खोल के देखें तो आपको ऐसा लगे कि हम एक दुनिया से नहीं दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। कब की बात कर रहे हैं? जब हमारे पास में सेमीकंडक्टर नहीं थी। समझ में आ गया? सेमीकंडक्टर नहीं थी, तब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी चीज को जनरेट करने के लिए बड़े बड़े क्या लगाए जाते थे? ट्यूब्स लगाए जाते थे। और उस ट्यूब में जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता था तो वहां से भारी मात्रा में हीट एनर्जी क्या होती थी? रिलीज होती थी। समझ में आया? तब धीरे धीरे जो हमारा साइंस था वो किस ओर बदलने लगा? सेमी कंडक्टर की ओर बदलने लगा। सेमी कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि हमने दो चीज को समझ के रखा है कि एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। ये दो चीज हमको समझ में आती है कि कंडक्टर वो होता है जहां से हमारा करंट या हीट वो आसानी से क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर का क्या मतलब? कि वहां से हमारा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो। तो इस केस में अगर हम करंट को सप्लाई करते हैं तो वो सीधे करंट हमारा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएगा। किसमें? कंडक्टर में। अगर इंसुलेटर की बात करें, वहां अगर हम करंट सप्लाई भी करते हैं तब भी वहां इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इस केस में हमको डिवाइस बनाना क्या था? पॉसिबल नहीं था। तब आगे जब ये बात बढ़ी तो एक ऐसा चीज खोजा गया कि एक ऐसा मटेरियल या पदार्थ जिसमें दोनों गुण मिले, कंडक्टर का भी और इंसुलेटर का भी। समझ में आ गया? मतलब बीच का गुण, ना तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर पाए और ना ही पूरी तरह से इंसुलेट हो। क्या मेरा बात समझ में आया? और इसी को एक नाम दिया गया सेमी कंडक्टर। अब ये सेमी कंडक्टर क्या चीज होती है उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे? पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑन द basis of conductivity and resistivity। हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा। एक और हम क्या लिख देते हैं? रेसिस्टिविटी। एक और लिख देते हैं कंडक्टिविटी। यहां पे लिख देते हैं मटेरियल। समझिएगा बात। रेसिस्टिविटी किससे बना हुआ है? रेसिस्टेंस से बना हुआ है। बेसिकली इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेसिस्टेंस को आर से, रेसिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। इसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है रेसिस्टिविटी को। और इसका जो एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट हमारा होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर, ये इसकी यूनिट की बात हुआ। समझ में आ गया? अब बात करें किसकी? थोड़ी सी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सिग्मा से।
और ये कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है? रेसिस्टिविटी के बराबर होता है, लेकिन उल्टा। मेरा बात समझ में आया? उसका ये मतलब हुआ कि सिग्मा इक्वल टू 1/ρ बराबर है, लेकिन इन्वर्स में है। समझ पा रही है? तब अगर इसकी यूनिट की बात कर दें हम, तो यूनिट क्या मिलेगा? सब ऊपर चला जाएगा, तो पर ओम पर मीटर। ये बोलने और सुनने में थोड़ा अजीबोगरीब नहीं लगता है? हाँ? पर ओम पर मीटर। इसलिए इसको एक ही नाम दिया गया, सीमेंस पर मीटर। किसको? सीमेंस। इसके लिए क्या प्रयोग कर दिया गया? सीमेंस। ये सीमेंस प्रयोग कर दिया। इसके लिए सिंबल क्या हो गया? एस। अब इसका यूनिट की बात करें तो क्या हो गया? सीमेंस पर मीटर। मतलब ओम्स का उल्टा को क्या कहा गया? सीमेंस। या आप इसको महो भी बोल सकते हैं। ओम्स का उल्टा क्या होता है? महो। ठीक, चलिए अब बात करें हम किसकी? मटेरियल। पहले हम बात कर लेते हैं मेटल की। किसकी बात कर लेते हैं? मेटल। मेटल मेटल में रेसिस्टिविटी क्या होता है? मेटल में रेसिस्टिविटी कम होता है। मेटल में रेसिस्टिविटी कम होता है, जबकि कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। मेरा बात समझ पाई? इसीलिए तो ये क्या करता है? करंट को आसानी से ट्रांसफर कर लेता है। अब कितना कितना होता है उसको ध्यान से देखिए कि मेटल का रेसिस्टिविटी होता है आपका 10⁻² से लेकर 10⁻8। अब यूनिट की बात करें तो आपको पता है यहां पे है, नहीं समझ पाई? कितना होता है इसका वैल्यू? 10⁻² से 10⁻8 ओम्स मीटर। पर मीटर नहीं है ये, ओम्स मीटर। ठीक, जबकि मेटल का कंडक्टिविटी की बात करें तो इसका कंडक्टिविटी जस्ट इसका क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब 10⁻² to 10⁻8 सीमेंस पर मीटर होता है। अब ध्यान से देखिए, ये कंडक्टिविटी है और ये रेसिस्टिविटी है किसका? मेटल का। तो इसलिए यहां पे आसानी से हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, करंट सप्लाई होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए अब दूसरी नंबर पे हम बात करें। तीसरी की पहले बात कर लेते हैं, फिर दूसरी की बात करेंगे। ठीक, पहले हम, अब मेटल है तो इसको हम क्या बोल देते? नॉन मेटल बोल दें। नॉन मेटल का मतलब इंसुलेटर, आप इसको कंडक्टर बोल सकते हैं। बात समझ में आया? यानी कि कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कितना? 10⁻² से लेकर 10⁻8। उसी तरह से कंडक्टर का कंडक्टिविटी 10⁻² से 10⁻8। ठीक, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन मेटल, जो इंसुलेटर होती है। समझ में आ रहा है? अब इसकी अगर हम बात करें, किसकी? रेसिस्टिविटी की। रेसिस्टिविटी का मतलब क्या समझती है? प्रतिरोध। इसका दोनों का वैल्यू हमारा सेम ही होता है, जितना कंडक्टिविटी उतना रेसिस्टिविटी। समझ में आ गया? मतलब कि ये किसी भी केस पे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। मतलब 10⁻11 से लेकर 10⁻19 इसका क्या होता है? रेसिस्टिविटी होता है, और इसका कंडक्टिविटी भी होता है 10⁻11 से 10⁻19। समझ पाई? अब हमको सेमीकंडक्टर बनाने के लिए दोनों के बीच का मटेरियल को ढूंढना था। समझ पा रही है? तो वो मटेरियल में क्या गुण मिलेगा आपको? मेटल और नॉन मेटल, कंडक्टर और इंसुलेटर, दोनों की गुण वहां पे मिलने वाली है हमको। और उसको हम लोग नाम दिए सेमीकंडक्टर।
क्या नाम दिए? सेमी कंडक्टर का नाम दिया गया, जिसमें दोनों गुण प्रेजेंट है, कंडक्टर भी और इंसुलेटर भी, जिसकी रेसिस्टिविटी हमारा होता है इसका 10⁻⁵ टू 10⁻�6 और इसका कंडक्टिविटी भी 10⁻⁵ टू 10⁻�6 होता है। समझ पाई? यहाँ पे आपको एक आंसर मिलता है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। किसके आधार पे? आपने रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के आधार पे इसको आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। समझ में आया? अब इसमें अगर करंट ट्रांसफर करना चाहें तो अब जितना करंट ट्रांसफर कर रहे हैं उतना वो करंट ट्रांसफर आउटपुट आपको नहीं देगा। इसका ये मतलब हुआ, यहाँ पे ये वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। या मेटल की अपेक्षा में इसका कंडक्टिविटी भी क्या है? कम है। इंसुलेटर की अपेक्षा में इसका रेसिस्टिविटी ज्यादा है और कंडक्टिविटी भी ज्यादा है। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरी टाइप का हम क्लासिफिकेशन यहां पे देखेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बात करें कि नेचर में क्या ऐसा कोई चीज प्रेजेंट है जिसमें हमारा इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की गुण मौजूद है? तो उसका आंसर है हमारा हाँ, प्रेजेंट है। समझ में आ गया? और वो एलिमेंट्स का नाम क्या है हमारा? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये दो एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल पे मौजूद है। समझ में आ गया? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब दूसरी चीज कि ये जो पीरियोडिक टेबल पे जितना भी एलिमेंट्स दिख रहा है, कुछ एलिमेंट्स को अगर आपस में हम कंबाइन करा दें और क्या बना दें? कंपाउंड बना दें। मेरा बात ध्यान से सुनेगी। नेचर में ये दो चीज तो है जो सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टीज रखता है। समझ में आया? लेकिन इस पीरियोडिक टेबल के अंदर पे कुछ और एलिमेंट्स हमारे मौजूद हैं जिसको हम दो को एक साथ क्या करा दें? कंबाइन करा के कंपाउंड बना दें, तब भी वो हमारा क्या बन जाता है? सेमी कंडक्टर बन जाता है। समझ में आ गया? तो पहला तो हुआ आपको एलिमेंट, दूसरा क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड से भी हम लोग क्या बना सकते हैं? सेमी कंडक्टर बना सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, ये कंपाउंड में का ए नंबर में हम पहले देखते हैं इनऑर्गेनिक को। इसको देखते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपको ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे, ये देखें, CdS, CD कैडमियम, S सल्फर, ये दोनों को कंबाइन करा दिए हम लोग, तब हमारा क्या निर्माण हो जाएगा? सेमीकंडक्टर का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ पा रही है? चलिए, और एक आध देख लेते हैं हम लोग। कैडमियम और सेलेनियम, ये दोनों को भी मिलाए तब भी हमारा क्या बन जाएगा? सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। बी नंबर में ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपने मेटल के ऊपर पे अगर हम डोपिंग करा दें, इसको भी हम किसी के ऊपर में क्या करा दें? डोपिंग करा दें। मतलब डोपिंग का मतलब समझ में आता है कि इसका सॉल्यूशन बनाए तो उसका ऊपर में क्या करा दें? बूंद बूंद गिरा दें, तब भी वो मटेरियल क्या बन जाता है? हमारा सेमीकंडक्टर बन जाता है। हो गया? अब सी नंबर की बात करें तो हमको सेमीकंडक्टर कहां पे दिखाई देता है? पॉलीमर्स में भी दिखाई देता है। पॉलीमर्स से भी हम लोग क्या बना सकते हैं? सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, जिसका नाम है पॉलीपायरोल्स। पॉलीपायरोल्स
समझ में आ गया? पॉलीपायरोल्स भी एक ऐसा कंपाउंड है जो सेमीकंडक्टर की गुण रखती है। अब ये 12 से आगे जाएंगे, समझ में आ रहा है बात? जब आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, तब आपको ये सब सेमीकंडक्टर के बारे में जानकारी इन डेप्थ जाना होगा। अभी सिर्फ हमारा जो 12 लेवल है, जो हमारी कोर्स में है, ये है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, ये हमारा कोर्स में है। समझ में आ गया? इन कोर्स, ये हमारा कोर्स में है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। चलिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, हम आपको एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर कितना? जल्दी बोलिए। कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ दें, 284। क्या मिलेगा हमको? इसकी अगर हम एटॉम की बात करें तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होती है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर सिलिकॉन का इस तरह से आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सीधी सी मतलब है कि जर्मेनियम का भी लास्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्या मेरा बात समझ पा रही है? चलिए, ये आपका किसका है? सिलिकॉन का है। जर्मेनियम भी हम बना देते हैं। जो भी है ऑर्बिट, सिर्फ हम बाहर का ऑर्बिट को दिखा रहे हैं। समझ पाई होगी? समझ में आया? ये जर्मेनियम का है, जर्मेनियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जो भी है 32 है, 34 है, जो भी है, लेकिन उसका बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब हम आगे जो बढ़ने वाले हैं, वो सिर्फ हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, अंदर का जो फुलफिल ऑर्बिट है उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, चलिए ध्यान दीजिए। इधर सिलिकॉन है, बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर बहुत सारा सिलिकॉन को एक जगह पे हम क्या कर दें? मिला दें। मेरा बात समझ पा रही है? बहुत सारा सिलिकॉन को क्या करें? एक जगह पे मिला दें। ये तो हमारा एक ही सिलिकॉन है ना, तो बहुत बड़ा सिलिकॉन बनाने के लिए हमको बहुत सारा उसका क्या करना होगा? एटम्स को मिलाना होगा, नहीं मिलाना होगा? तो चलिए हम यहां पर भी क्या कर दें? सिलिकॉन को रख दिए। ये भी सिलिकॉन है, तो इसका भी एटम्स हमारा कितना होंगे? 4। यहां पर भी हम और सिलिकॉन रखें तो इसका भी 4। यहां भी और क्या रखें हम? सिलिकॉन। समझ पा रही है? ये सब क्या है आपका? सिलिकॉन। इसका आगे और सिलिकॉन, इसका और आगे, सब तरफ सिलिकॉन जुड़ते जाएंगे। समझ पा रही है मेरा बात? अब इसका मैकेनिज्म को समझिएगा कि अभी तक ये सिलिकॉन क्या है? अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए आपको ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है। कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स उसका ऑर्बिट में उपस्थित होना होता है। समझ पा रही है मेरा बात? इसका आगे और इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। समझ पा रही है? इसका भी इधर आओ, इधर आओ, इधर, सब तरफ क्या होते जाएगा? ये बढ़ते जाएगा। अभी तक क्या ये सिलिकॉन हमारा स्टेबल है? नहीं है, स्टेबल नहीं है। मतलब ये स्टेबल होने के लिए क्या घटनाएं करती है उसको समझिएगा कि जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ना आ जाए तब तक ये स्टेबल नहीं होगी।
तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स, हम ये बीच वाला को लिख बताते हैं, ठीक। बाकी तो सबका इधर इधर डालेंगे तो ये भी उसी तरह से बनेगा हमारा। समझ पा रही है मेरा बात? कहने का मतलब है कि इसका बगल में भी और इस तरह से आप सिलिकॉन लगा दें, इधर भी क्या लगा दें सिलिकॉन, इधर भी क्या लगा दें सिलिकॉन, सब इस तरह से जुड़ी हुई है ऊपर चारों ओर। अब क्या करता है कि भैया मेरा जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, अभी कम है, और हमको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, कम से कम 8 चाहिए। 8 चाहिए, स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। ये भी वही कह रहा है और ये भी वही कह रहा है। तो ये दोनों क्या करते हैं उसको समझिए कि ये कहता है कि एक काम करो कि तुम मेरा ऑर्बिट में चक्कर तो लगा रहा है, ठीक है, तुम इस सिलिकॉन का में भी क्या लगा दो, चक्कर। क्या मेरा बात समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहा है, अब इस तरह से इस ऑर्बिट को चक्कर लगाना शुरू किया। समझ पाई? अब इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन्स हुए, 5 नहीं हुए? पहले अपने पास 4 थे, अब ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको चक्कर लगाना शुरू किया, कितना हुए, 5। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से इसको चक्कर लगाना शुरू किया, कितना हो गए, 6। इसका भी 7, इसका भी, अब वो क्या हो गए, स्टेबल हो गए। अब इसका आगे ये सब जुड़ा हुआ है, इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ में यही घटनाएं करेगी। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर, ये चक्कर लगाएगा, इसका इसको चक्कर लगाएगा और इसका इसको चक्कर लगाएगा। मतलब एक दूसरे में अब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होने लगा, शेयरिंग होने लगा, आदान प्रदान होने लगा। समझ पाई मेरा बात? और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। दूसरी चीज समझिएगा कि इसकी ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। बहुत सारे इसमें घटनाएं घट रही होंगे। ये क्या है आपका न्यूक्लियस, इसमें क्या चार्ज होते होंगे, प्लस चार्ज होते होंगे। अगर ये प्लस चार्ज होते होंगे तो हो सके कि ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, नहीं खींचेगा, खींचेगा। हो सके इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। समझ में आ रहा है? दूसरी कंडीशन ये भी हो सकता है कि यहाँ भी तो क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन्स है, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको धकेल दे, ये इलेक्ट्रॉन इसको धकेल दे। इस तरह से इसके अंदर पे बहुत सारी क्या होती है, कुछ घटनाएं घटने लगती है जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एटम्स सिलिकॉन का एक जगह नजदीक आते हैं तब। लेकिन मेन इसका जो फंक्शन था इसको शायद आप समझ पाए होंगे। सब एक इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, लेन देन शुरू करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और सबका ऑक्टेट को क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। अब थोड़ा सा समझिए कि अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो साथ में किसको ट्रांसफर करेंगे, चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं। समझ पा रही है बात? और थोड़ी सी बातें आप ध्यान दीजिएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रही है, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो इसका एनर्जी भी अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने से इसका एनर्जी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। बटेगा या नहीं बटेगा, बटेगा। चलिए, तो उसी इसका एनर्जी किस तरह से हमारा बटता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक। और उसको नाम देते हैं हम लोग, एक ग्राफ से समझेंगे, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ग्राफ के आधार पर समझेंगे। क्या था हमारा, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ये कब के लिए है, कब के लिए है, एनर्जी और रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहां आप समझ पाए होंगे ना एनर्जी कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप याद रखेंगे, बैंड थ्योरी। चलिए समझते हैं इसको। हो गया सबका? चलिए ध्यान दीजिए, पहले आप कुछ बातें को इधर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए
कि आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स, किसका बात करें हम लोग? सिलिकॉन की। नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट किससे किए? n से। इलेक्ट्रॉन इन टोटल एटम कितना है हमारा? 4। टोटल स्टेट कितना? 8, यानी कि s प्लस p, s ऑर्बिटल प्लस p ऑर्बिटल, s का 2, p का 6, टोटल कितना? 8। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिए रीजन ए पे, रीजन ए पे ये देखिए s ऑर्बिटल का है और ये किसका है? p ऑर्बिटल्स का है। समझ में आ गया? s ऑर्बिटल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 स्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2n स्टेट होगा। आगे चलिए, इसमें आपका कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स p में। ध्यान से देखिएगा ये p है ना, तो p में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स और 6n स्टेट, मतलब उसमें आपका कितना स्टेट चल गया? 6। हाँ, ये 2n का क्या मतलब? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स को ही ये क्या बोल रहा है यहाँ पे लिखे गया, प्लस 6n प्लस 2n, कितना हो गया टोटल? 8n। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब ये रीजन ए से यहाँ तक है, तो एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 2 सिलिकॉन्स का एटम थोड़ा सा क्या है? दूर दूर में है। समझ पा रही है? ये भी सिलिकॉन का एटम है और ये भी सिलिकॉन का एटम है। अभी दोनों एटम थोड़ा सा क्या है? दूर में है। तब की स्थिति आपका इस तरह का बनेगा। समझ पा रही है? अब ये दोनों एटम्स को हम क्या कर रहे हैं? नजदीक ला रहे हैं। हमने देखा तो वहां पे नजदीक ला रहे थे, तब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे थे? शेयर कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे एक दूसरे का। कब? जब नजदीक लाए थे तब। अब ये दोनों एटम्स को हम क्या लाए? नजदीक लाए। देखिए इतना दूर में था, अब इस एटम को हम क्या कर दिए? नजदीक लाए। ये रीजन कौन सा है आपका? बी की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम एटम्स को क्या लाए? नजदीक लाए, तो वहां का उसका एनर्जी हमारा क्या हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया। समझ में आ गया? एक दूसरे को खींचने लगा, एक दूसरे को धकेलने लगा। बहुत सारी घटनाएं घटी थी नजदीक लाने से, और उसका एनर्जी क्या होने लगा? रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगा। ग्राफिकली ये पाया गया कि देखिए कि यहाँ का कुछ एनर्जी, p ऑर्बिटल्स का कुछ एनर्जी आपका 5 चला गया सीधे किसमें? d रीजन पे, और का एनर्जी भी क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ का एनर्जी भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट। अब ये इलेक्ट्रॉन्स रीजन सी पे और नजदीक आए। समझ पा रही है? ये इलेक्ट्रॉन मतलब एटम्स क्या हुए? और नजदीक आए, और नजदीक आने से इसका एनर्जी क्या हो गया? और डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या मेरा बात समझ पा रही है? जब दूर दूर में 2 एटम्स थे सिलिकॉन के, तब उसका एनर्जी में कोई भी घटनाएं नहीं घटी थी। जैसे जैसे आप उसका एटम्स को नजदीक लाना शुरू किए, तो उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ। थोड़ा सा नजदीक लाए तो इस तरह से उसका एनर्जी क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और नजदीक लाए तो उसका एनर्जी और डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ में आ गया? और जब आप इसको फाइनली यहाँ पे क्या कर दिए? दोनों को मिला दिए। समझ में आ गया? दोनों को क्या कर दिए? मिला दिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चला गया और 4 इलेक्ट्रॉन्स नीचे चला गया। समझ में आ गया? आपके पास में टोटल कितना? 8 ही तो था, नहीं था? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपका ऊपर और 4 इलेक्ट्रॉन्स नीचे। इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और यहाँ पे 4 स्टेट। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 0 है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। समझ पाई? स्टेट को आप गिनिए, ये 4n और ये 4n, टोटल 8 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना? 0। तो इस तरह से दोनों के बीच में क्या मिलता है? आपको एक गैप मिलता है। इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स को क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी? करंट ट्रांसफर करना चाहे तो करंट उस इलेक्ट्रॉन को इस बैंड से इस बैंड में जंप करना होगा, क्योंकि बीच में क्या क्रिएट हो गया? गैप खाली है बीच में। अब करंट को ले जाना होगा तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन्स को जंप करके यहां पे जाना होगा, तभी आपका करंट जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब जानकारी की बात कि जो आपका मेटल होता है उसमें ये गैपिंग नहीं होता है। क्या मेरा बात समझ पा रही है? मेटल जो होता है उसमें ये गैप आप देख रहे हैं, एनर्जी गैप। मेटल में ये एनर्जी गैप नहीं होता है। ये वाला को हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं और इसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है।
ये बैंड को क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड, और इसको क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या क्रिएट हुआ? आपका गैप क्रिएट हुआ। अब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? इसमें जंप करेगा। किसमें? कंडक्शन बैंड में, तो वो कंडक्टर बनेगा। और इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाया तो इंसुलेटर बनेगा। समझ पाई? तो अब मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होता है, वो एक दूसरे में क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है और करंट हमारा आसानी से क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आ गया? दूसरी चीज, ये अब हम बात करें किसका? सेमी कंडक्टर की। तो सेमी कंडक्टर में इतना यहाँ पे एनर्जी गैप बन जाता है कि इस अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते? आयोनाइज कर दें, चार्ज कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस गैप को जंप करके आपका कंडक्शन बैंड में प्रवेश कर सकता है। तब जब हम इसको चार्ज कर दें, तब आयोनाइज कर दें, तब। अगर आयोनाइज नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में जंप नहीं कर पाएंगे। अगर जंप किया मतलब करंट हमारा ट्रांसफर हुआ, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर कहा जाता है। अब बात करें किसका? इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर के बीच में ये जो आपका एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि उसको हम कितनों भी आयोनाइज कर दें तो वहां के इलेक्ट्रॉन्स उसको जंप नहीं कर पाएगा, और ज्यादा आयोनाइज करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या जंप करेगा? वही जल के राख हो जाएगा। यही घटनाएं लकड़ी में घटती है। नहीं समझ पाए? लकड़ी, ये जो आप बैठ लकड़ी देख रहे हैं ना, उसका एनर्जी गैपिंग इतना ज्यादा होता है कि उस लकड़ी को हम इलेक्ट्रॉन्स को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, जंप कर जाए मतलब कंडक्टर बन जाए बोल के, तब भी वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स उस गैप को जंप नहीं कर पाता है। और ज्यादा गर्म करते हैं तो लकड़ी क्या होने लगता है? इलेक्ट्रॉन्स को जंप तो नहीं कर पाता है, लेकिन उल्टा वो जलने लगता है। क्यों? ज्यादा गर्म हीट देगी तो जलेगा कि नहीं जलेगा? समझ में आ रही है मेरे बात को कनेक्ट कर पा रही है तुम लोग? इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड कहा जाता है। सॉलिड मतलब कि हमारा सॉलिड ही तो है, मेटल भी हमारा सॉलिड है, सेमीकंडक्टर भी सॉलिड है, और नॉन मेटल भी क्या है? सॉलिड ही है। तो यही घटनाएं उसमें घटती है। चलिए, अब इसको जो हम लोग वहां पे थोड़ा सा ये बनाए थे ना, उसको सिंपल फॉर्म पे लेके चलते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे आपका क्या था? 4n स्टेट था और 4n इलेक्ट्रॉन्स था। ये आपका क्या था? एनर्जी गैप। ये 4n स्टेट था और 0 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला, ये रीजन को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? वैलेंस बैंड के नाम से जानते हैं। बॉन्ड नहीं, बैंड। और इसको कंडक्शन बैंड के नाम से जानते हैं। समझ पाई आप? अब इसको आयोनाइज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस गैप को क्या करेगा? जंप करेगा। अगर जंप किया तो करंट ट्रांसफर हुआ, जंप नहीं किया तो करंट ट्रांसफर नहीं हुआ। समझ पाई? इस डायरेक्शन किसको दिखाता है? इंक्रीजिंग एनर्जी को दिखाता है ना? ईजी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी गैप। चलिए आगे बढ़े हम लोग। टाइप 3 क्लासिफिकेशन। पहला नंबर इंसुलेटर के लिए। किसके लिए? इंसुलेटर के लिए। छोटा छोटा बनाते हैं, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये 4n स्टेट था यहाँ पे और 4n इलेक्ट्रॉन्स, यही था। इसको किसके नाम से जाने थे हम लोग?
वैलेंस बैंड, बॉन्ड नहीं। ये हमारा क्या था? एनर्जी गैप। ये वाला था एनर्जी गैप। क्या इजी लिखेंगे तो चलेगा? ये क्या था हमारा? कंडक्शन बैंड। चलिए, समझ पाई? अगर इंसुलेटर में ध्यान से समझिएगा, इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप होता है वो Eg इज क्या होता है? एनर्जी गैप ज्यादा होता है। किससे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। क्या बात समझ में आ गया? अब यहां का इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराने के लिए, मेरा बात को ध्यान से सुनेगी, यहां का इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराने के लिए केवल आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मैक्सिमम दे सकते हैं। अगर इससे ज्यादा दिए तो वो क्या करेगा? वो जलना शुरू करेगा। अब जंप कराने के लिए आप इसको क्या करते हैं? 5, 7, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हैं, तो ये क्या जंप करेगा? यही जलना शुरू हो जाएगा। ये किसकी कहानी है? इंसुलेटर की। मतलब समझ में आ गया होगा, एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने से वहां इलेक्ट्रॉन उस गैप को जंप नहीं कर पाएगा, और उससे ज्यादा एनर्जी दिए तो क्या होगा? जलेगा। समझ में आया? अगर नहीं जलता तो लकड़ी भी आज क्या होता? कंडक्टर होता। तो हम 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे देते हैं वहां पे जंप कराने के लिए, क्या है? नहीं जलता तो, लेकिन जल जाएगा। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं आप? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ज्यादा दिए तो वो जलना शुरू हो जाएगा। समझ पा रही है? तो इंसुलेटर का कहानी ये बनती है। समझ पा? ए नंबर लिखिएगा, लिख लीजिए। यहां पे देखिए, कंडक्शन बैंड हमारा क्या होता है? इंसुलेटर का एम्प्टी होता है। एम्प्टी, खाली होता है, नहीं कुछ नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन वहां पे रहता है तो करंट हमारा जाता कि नहीं जाता? और इलेक्ट्रॉन्स कब जाएगा? जब इसको जंप करेगा तब जाएगा। लेकिन जंप नहीं कर रहा है, मतलब वो क्या है? खाली है। कौन? कंडक्शन बैंड। किसका? इंसुलेटर का कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। लिख लीजिए पहला नंबर, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। बी नंबर, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये खाली है पूरा, ये पूरा खाली है, तो ये इसका भरा हुआ है। हमारे पास में टोटल 8 ही तो चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो आपका वैलेंस बैंड खाली है, तो ये क्या है? भरा हुआ है। तो क्या लिखेंगे? वैलेंस बैंड फिल्ड फुली फिल्ड, वो भी लिखना है। वैलेंस बैंड फुली फिल्ड हो गया। तीसरा, एनर्जी गैप इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पाई? डी, नॉट पॉसिबल टू इलेक्ट्रॉन जंप टू कंडक्शन बैंड। सी भी लिखेंगे तो चलेगा? संभव ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को जंप करना। कहा? कंडक्शन बैंड में। अगर जंप कर जाता तो हाँ, तो वो सेमीकंडक्टर बन जाता। दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, सेमीकंडक्टर। आपस में बात थोड़ा कम करो ना। चलिए, ये आपका क्या है? कंडक्शन बैंड। क्या सी भी लिखें इसको? सी फॉर कंडक्शन, बी फॉर बैंड। ये इसको भी लिखें, वैलेंस बैंड, बॉन्ड नहीं, बैंड। ठीक, ये भाग आपका Eg, एनर्जी गैप। चलिए समझिए बात इधर। ये जो कंडक्शन बैंड है, इसमें क्या होता है?
पार्शियली फिल, आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, नहीं? और इसका वैलेंस बंड भी पार्शियली फिल, ये भी आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। समझ पाई? और यहां का एनर्जी कौन? अब समझ पाई होगी बात? ये जो एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? कम है। ठीक, अगर यहाँ पे आप कितना दे दें, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ज्यादा है। समझ में आ रहा होगा? हाँ चलिए लिखे पॉइंट बना के। फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे? चलिए शॉर्ट में लिखिए, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर पार्शियली फिल्ड। एक ही साथ में लिखे। हो गया? दूसरा सही है? तीसरा पॉसिबल टू जंप इलेक्ट्रॉन when thermal energy are provide। समझ पाई? यहां पे थोड़ा सा इस लिखिए, पॉसिबल टू जंप इलेक्ट्रॉन इन सीबी कंडक्शन बैंड। ठीक, कंडक्टर बताते हैं। कंडक्शन बैंड, ठीक, वैलेंस बैंड। ये देखिए यहां से यहां देख रहे हैं आप, ये भाग दिखाई देता है? ये ओवरलैप है? नहीं है? किसके किसके बीच ओवरलैप है? सीबी और बीबी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या है? ओवरलैपिंग। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग बैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ओवरलैपिंग बैंड कहा जाता है। इस तरह से दे दो, समझ में आ गया? इस फर्स्ट में थोड़े से इरिटेशन होती है, क्यों? क्योंकि आपको दिमाग को उस समय सेट होता है, पकड़ते हैं आप, जब पकड़ लेते हैं तब मजेदार हो जाता है। चलिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे सीधे लिखो ना, क्या है ये? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप ही आपका क्या है? ओवरलैपिंग है, नहीं है? हो गया। बी नंबर में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए, ऑलवेज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। हमेशा वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं?
उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इतना ही रखते हैं आपको।